फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, जल संसाधन क्या है, पृथ्वी पर जल का क्या महत्व है, पीने योग्य पानी क्या है, उन सबको हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। देखते हैं। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार, उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों का, सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल का तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है। पनिहारनी के चित्र चित्रित हो जाता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय के स्थान के अनुसार विभिन्न है, परंतु अधिकतया जल की कमी के अधिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। शुष्क क्षेत्र में भी खेती की जा सकती है, यानी सूखे क्षेत्र में। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी, टेक्नोलॉजी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकताएं हैं। आप लोग इसको रोक के देख सकते हैं कितना कठिनाई है राजस्थान के में। देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको रोक के। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर पूछा जाता है। भौम जल स्तर क्या है? भौम जल स्तर जो होते हैं ये चट्टानों की दरारों में चट्टानों के ऊपर जब देखिएगा एकत्रित जल की ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं, गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। लोग उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु से संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है, इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण ही हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बना जा रहा है। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, केमिकल, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त फर्टिलाइजर द्वारा प्रदूषित होते हैं और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है।
भारत सरकार ने जल जीवन मिशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन भारत सरकार कब लाया? तो 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा यह योजना जल जीवन मिशन लाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कुछ देखते हैं। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तन हो गई है। बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना को कोई भी शुद्ध नहीं है। यमुना, दिल्ली वगैरह में देखिए अब पूरा कचरा है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण भारत की नदियों अत्यधिक दुष्प्रभाव हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्चता प्राथमिकता दी गई है। जल जीवन मिशन कब लाया? 2019 में। लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नकृत यानी डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है, पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर काफ़ी गंभीर प्रभाव हो सकता है। देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो आया था भारत में, लगभग कब आया था? तो 1950 के दशक में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? दामोदर नदी परियोजना। कब स्टार्ट हुई थी दामोदर नदी परियोजना की? तो 7 जुलाई, याद रखिएगा 7 जुलाई जो है 1948 ईस्वी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला नदी परियोजना है दामोदर। ठीक है, हम जल का संरक्षण और प्रबंध कैसे करें? वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में जारी रखी। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। देखते हैं कुछ फैक्ट है प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा ईस्वी में 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक सिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया। इसको आप लोग अब अच्छे से याद कर लीजिएगा। कलिंग उड़ीसा, नगार जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने समय की बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील पूछा गया है। भोपाल झील कौन? भोजताल ने बनाया था। कौन बनाया था? भोजताल। कौन? परमार वंश का एक राजा था भोजताल, उसने बनाई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र की जल की सफाई के लिए हौज खास किसने बनाया था? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो थे गुलाम वंश का एक शासक था। यह जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश, पढ़िएगा हिस्ट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। ठीक है, बांध बहते जल को रोकने की दिशा और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध और आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भर बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधे में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी स्ट्रक्चर और उद्देश्य और ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। स्ट्रक्चर और उनमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महानदी बेसिन, महानदी का उड़ीसा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण बांध नियंत्रण। हीराकुंड काफ़ी बार महानदी पर उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध की बात करें तो 1957 ईस्वी में बना था। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को
उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि में के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बना है। ठीक है, देखते हैं बन गए हैं। और नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछत्र बहाव कम होता है। अत्यधिक तलछत्र जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों और भोजन में कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बांध के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अवघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के विरोध परियोजना पर समुदाय वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं कंट्रोल देश को बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदार, बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वह वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई में कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया गया, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन और सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर किसान उपद्रव पर उतारू हो जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आमतौर पर होते जा रहे हैं। देखते हैं, क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिससे 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध किस किस राज्य को फायदा है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9490 गाँव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गाँवों को सूखाग्रस्त अथवा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता पूरा करती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो ना कृष्णा गोदावरी विवाद जो है कोयना द्वारा जो है, ये किस किस राज्य को? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इसको रोक के मुख्य नदियाँ और बांध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप बता देता हूँ, जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट जो है चिनाव नदी पे है। उसके बाद भाखड़ा नागर जो है व्यास और सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज और व्यास नदी पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राणा प्रताप बांध, ये सब कोटा चंबल नदी पर, कोटा बैरेज चंबल नदी पर, ये सब सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर ये सब याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और आता है ओंकेश्वर बांध जो है ना, ओंकेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर ही है। किस पे? नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, ओंकेश्वर बांध। उसके बाद कोटा बैरेज आता है। कोटा बैरेज, ये जो कोटा बैरेज यहाँ पे देख रहे हैं, कोटा बैरेज ये रानी लक्ष्मीबाई नदी पे है। ठीक है, बहुत रानी लक्ष्मीबाई नदी पे। और दामोदर बांध पूछा जाता है, मैथन और तिलैया नदी पे है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। दामोदर बांध मैथन और तिलैया नदी पे है, तिलैया यहाँ। ठीक है, उसके बाद महानदी
पे है हीराकुंड बांध, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं नागार्जुन सागर बांध, ये सब देख सकते हैं, कृष्णा नदी पे है। आप लोग रोक के देख सकते हैं, ठीक है। मेट्टूर बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पे, पेरियार केरल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रोक के देख सकते हैं, ठीक है। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियों उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर यह एक विडंबना ही है जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। इनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल होते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक फर्टिलाइजर है, बाद में मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रह क्या है? स्टोरेज। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रह के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा, आप लोग देख सकते हैं, गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं, नदी की धाराएं का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई। गुल अथवा कुल जो है ये सिंचाई के लिए बनाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाते थे। शुष्क और वर्षा शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचाई किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं छत पे कैसे लगाते थे। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने पानी का संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका होता था। टांका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रह तंत्र का अभिन्न है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण करता हुआ बेकार पड़े हुए कुएं के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं। क्या क्या पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत कवर किया जा सकता है। रेत और ईंट प्रयोग के क्षण फिल्टर किया जा सकता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है। इसको आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में है कैसे ले जाता है, ठीक है। तालाब से बनती हुई गांव के देखते हैं, पढ़ने पर छोड़ देते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है, बना के स्टोर करके रखता हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे और छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु पीने या उपलब्ध करवाने वाले जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है पालर पानी। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों की भी ठंडा रखता है जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है।
आप लोग देख सकते हैं मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा संग्रह प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी काफ़ी वर्षा मानसिंगम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है शिलांग से 55 किलोमीटर का दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग की लगभग 15 से 25% हिस्से की प्रति छत जल संग्रह व्यवस्था से होती है। आप लोग देख सकते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल और संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर जो है ना, इसकी शुरुआत की बात करते 31 मार्च 1958 से 61 के बीच हुई थी। इसकी पुनः नाम जो इंदिरा गांधी पड़ा था 1984 ईस्वी में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि इन नलों के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाठूर और ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गाँव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। इस गाँव में वर्षा जल संपन्न गाँव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ के प्रयोग किए जाने वाले वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी। इस गांव में लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। ठीक है। छत जल आप देख सकते हैं, यह स्ट्रक्चर छत पे करता है। छत जल संग्रह थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित है। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल क्षेत्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना रहता है और ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है। जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल के एकत्र करने के लिए किया जाता है। चित्र में देख सकते हैं आप लोग टंका, भूमिगत टंका दूसरे के छत से। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में नदियों व झरनों के जल की बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप से में आ जाता है और इसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं। बांस के द्वारा पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से ग्रेविटेशनल द्वारा जल पहाड़ के नीचे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कैसे पहुंचा। बांस के निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे के एक बांस पाइप से बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइप में जल प्रवाह उनकी स्थितियों और परिवर्तन के करके नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। इसमें देख सकते हैं इस चित्र में यह पाइप को सड़क पार से ले जाना उन्हें भूमि पर सिंचाई ले जाया जाता है। देखते हैं सड़क के ऊपर से। इसमें देख सकते हैं कैसे है संकुचित किए गए चैनल सेक्शन और पठारन इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे सेक्शन काट के जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। देखते हैं। ठीक है। और 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल संग्रह उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। रोचक तथ्य है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई। पहला राज्य पूछेगा संग्रह करने वाला तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं कुछ अभ्यास को हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के अभ्यास का। देखते हैं नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित वर्गीकृत करना। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र ये अप्रभावित होगा। ठीक है। अधिक वर्षा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र जो होते हैं उसको भी यह प्रभावित करता है। ठीक है। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को अप्रभावित करता है। अप्रभावित। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, देखेंगे हम लोग। देखते हैं कौन तर्क नहीं है। तर्क को देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। हाँ, सही है।
ठीक है, राइट। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। हाँ, पाती है, सही बात है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। नहीं, खत्म नहीं होती है, गलत है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए बहु विद्युत पैदा करती है। हाँ, करती है पैदा, राइट, सही है। देखते हैं फिर थर्ड में क्या करा। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचाने और दोबारा लिखें। ठीक है, इसको लिखते हैं। क्या कह रहा है? शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। सही नहीं होगा, अधिक होगा, या अधिक मदद उपयोग में मदद की है, सही गलत होगा। नदियों पर बांध बनाने, उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछत्र बहाव प्रभावित नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं, गलत होगा, क्योंकि ये होता है। ठीक है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़कते हैं। नहीं भड़कता है, ये नहीं होगा, गलत है, भड़कता है। ठीक है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रह लोकप्रिय हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा। इस तरह से आज का जितने वीडियो से हम लोग कवर किए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।